हाय एवरीवन। हम राजनीतिक परंपराओं की बात कर रहे हैं जिसमें हमने उदारवाद, अनुदारवाद और अब हम समाजवाद के बारे में जानेंगे। समाजवाद यानी सोशलिज्म, ये हिंदी का यानी अंग्रेजी की समाजवादी से बनने के लिए इसे सोशलिज्म का शाब्दिक अनुवाद है। अंग्रेजी में इस शब्द का वर्तमान अर्थ सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वे हंट ने किया था 1826 ईस्वी में। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद को एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन माना गया है, यानी सामाजिक व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण यानी समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यानी समाजवाद आपको समझना है, यानी समानता से हम समाजवाद को बराबर कर सकते हैं। यानी समानता ही समाजवाद है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना तो धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर और किसी भी न तो भाषा के आधार पर। जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखें, समाजवाद का अभिप्राय ऐसे सिद्धांत या नीति से है जिसका उद्देश्य होता है कि उत्पादन के साधनों, पूंजी, भूमि, संपत्ति आदि पर समान रूप से समुदाय का स्वामित्व हो या नियंत्रण हो और उनका प्रशासन सबके हितों की दृष्टि से किया जाए तो क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। जबकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस तरीके से समाजवाद को परिभाषित किया गया है, समाजवाद वह नीति है या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य केंद्रीय लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा संपत्ति का आज से अधिक अच्छा वितरण और उत्पादन करना है। और समाजवाद से संबंधित कुछ विभिन्न धाराएं भी प्रचलित हैं, जिसमें स्वप्नदर्शी समाजवाद है। स्वप्नदर्शी समाजवाद में प्रमुख है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने समाजवाद की कल्पना तो की है लेकिन समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन ने उद्योगों पर साझा स्वामित्व तथा अति उत्पादन के माध्यम से जन कल्याणकारी व्यवस्था की परिकल्पना की है। यानी स्वप्नदर्शी समाज में 3 विचारकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिक और रॉबर्ट ओवेन। सेंट साइमन ने समाजवादी विचार बहुत स्पष्ट और निश्चित तो नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि उसे पूंजीवाद से ज़्यादा समस्या सामंतवाद से थी और उनका यह भी मानना था कि एक अच्छी व्यवस्था वह होगी जिसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण होगा, सबको क्षमता के अनुसार काम तथा योग्यता के अनुसार वेतन मिलेगा, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू हो। तो इस तरीके से सेंट साइमन ने समाजवाद की धारा में एक स्वप्नदर्शी समाजवाद को बताया। जबकि यानी समाजवाद जो है ये 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह समाजवाद का अभिप्राय जो है वह मनुष्य की समानता से ही लिया जाता है। तो वह अगर समानता से भी लिया जाता है तो वह उतना ही, यह विचार उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता है, क्योंकि समानता अगर सैद्धांतिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का विरोध करने वाले टॉमस मूर ने अपनी रचना यूटोपिया में व्यक्तिवाद का अनुविरोध किया है, तो यूटोपिया में उन्होंने एक आदर्शवादी समाजवाद की व्यवस्था का चित्र अंकित किया है और उसी से विभिन्न धाराएं प्रचलित भी हुई, जिसमें हमने स्वप्नदर्शी समाजवाद को देखा। अब क्रांतिकारी समाजवाद क्या है? क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने क्रांति के माध्यम से वर्गविहीन, शोषणविहीन, साम्यवादी समाज की स्थापना का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। और कार्ल मार्क्स जी के जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं वो आप जानते भी होंगे, बहुत ही फेमस है। वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यानी मार्क्स का जो मानना था, उन्होंने कहा संसार का मूल तत्व पदार्थ है, अर्थात अर्थव्यवस्था है अथवा उत्पादन प्रणाली है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। अतः समाज के आधार में परिवर्तन आता है तो अधिरचना यानी राज्य, कानून आदि में भी परिवर्तन आता है। और इसी आधार पर मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप
समाज में जो है द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास होता है, जबकि मार्क्स ये भी मानते हैं तब समाज जो है वह दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। हालांकि यहाँ हमारा अभिप्राय क्रांतिकारी समाज को समझने से अर्थ है। जब हम कार्ल मार्क्स को विचारक में पार्ट 3 में पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में और भी गहराई से अध्ययन करेंगे। इसमें जाने तो इन्होंने इनकी बहुत ही फेमस रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो लिखते हैं कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। यानी मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी और श्रमिक होते हैं। पूंजीवादी वर्ग श्रमिकों का शोषण करते हैं और पूंजीवादी अतिरिक्त मूल्य का हड़प कर श्रमिकों की स्थिति जो है दयनीय बना देते हैं। अंततः श्रमिकों में शोषण के फलस्वरूप संघीय चेतना उत्पन्न होती है और वो पूंजीपतियों की क्रांति के माध्यम से धराशायी कर स्वयं उद्योगों पर नियंत्रण कर सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना करते हैं। अगर हम लेनिन के मार्क्स के विचारों में संशोधन कर मार्क्सवाद का रूस से बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए तो हम देखते हैं माओ त्से-तुंग ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद में संशोधन कर मार्क्सवाद को चीन में लागू किया। रोजा लक्जमबर्ग जैसी विचारक जीवन के अंतिम समय तक मूल मार्क्सवाद में पूर्ण आस्था रखती थी। तो इस तरीके से क्रांतिकारी समाजवाद को समाजवाद की एक भिन्न एक धारा में माना जाता है। अब हम संशोधनवाद को समझें। संशोधनवाद यानी एडवर्ड बर्नस्टाइन ये आधुनिक जर्मन विचारक थे जिन्होंने चिरसम्मत यानी मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, और जो ये नई व्याख्या है वही जो है संशोधनवाद नाम से प्रसिद्ध हुई। एडवर्ड बर्नस्टाइन इसमें महत्वपूर्ण है, यानी ये क्रांतिकारी समाज का एक परिष्कृत रूप माना जाता है संशोधनवाद। बर्नस्टाइन ने मार्क्सवाद की आलोचना तथा विकासात्मक समाज में उनके समर्थन में भी बहुत सारे तर्क दिए हैं। पहला तर्क उन्होंने यह दिया कि मार्क्स ने अपने से पहले के समाजवादियों को स्वप्नदर्शी बताया है और अपने विचार को वैज्ञानिक समाजवाद कहा है, जबकि सच यह है कि मार्क्स भी कुछ मामलों में स्वप्नदर्शी ही है। वह जिस तरह से आकस्मिक और वैश्विक क्रांति की कल्पना करता है वह स्वप्नदर्शी है। ये हुआ संशोधनवाद। संशोधनवाद यानी बर्नस्टाइन की बहुत ही एक फेमस बुक है, उसमें इन्होंने एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में ये बताया है कि वर्तमान पूंजीवाद से समाज में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं जिससे क्रांति का मार्ग संभव नहीं है। और ये परिवर्तन क्या है? उन्होंने कहा उद्योगों एवं क्षेत्रों में फैलाव का विकेंद्रीकरण, वर्ग संघर्ष अब इतना तीव्र नहीं रहा है क्योंकि कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं है बल्कि सुधर गई है। तीसरा तर्क इन्होंने ये दिया है कि मध्यम वर्ग का आकार संकुचित नहीं हुआ है बल्कि विस्तृत हो गया है। तो हमने तीन विभिन्न धाराएं देखी, एक स्वप्नदर्शी समाजवाद, दूसरा क्रांतिकारी समाजवाद, संशोधनवाद। अब हम फेबियन समाजवाद के बारे में जानते हैं। फेबियन समाजवाद फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना थॉमस डेविडसन के शिष्यों ने 1884 में की थी और इसका मूल मंत्र भी यही है कि उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी रोमन सेनापति फेबियन का यह मूल मंत्र था और यह उन्हीं से निकला हुआ है। फेबियन समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने मध्य वर्ग में समाजवाद संबंधी शंका को दूर करने के लिए और अंतः प्रवेश की तकनीकी अपनाई है। इन्होंने जमींदारों को अपने प्रहारों का लक्ष्य बनाया है और वस्तुतः ये मिल से भी प्रभावित थे। तो हमने देखा कि समाजवाद में किस तरीके से समाजवाद के लिए भी विभिन्न धाराएं निकल के आईं, जो स्वप्नदर्शी, क्रांतिकारी, संशोधनवाद और फेबियन समाजवाद, यानी ये एक दूसरे के परिष्कृत के रूप में निकल कर आए। अब समष्टिवादी क्या है? समष्टिवाद यानी फेबियन की प्रेरणा से इंग्लैंड तथा आसपास के क्षेत्रों में यानी आसपास के देशों में एक मध्यवर्गीय समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ और उसको क्या नाम दिया गया? समष्टिवाद को। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक समाजवाद यानी दूसरे समाजवाद से किस तरीके से प्रभावित है, जिसे समष्टिवाद कहा गया और इसे राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। समष्टिवादी को राज्य समाजवाद भी कहा जाता है। यह किसी विशेष दार्शनिक या विचारक की विचारधारा नहीं है।
समिष्टवाद की मूल मान्यता यह है कि समस्त मूल्य का जन्मदाता क्या है, वो समाज है। और फेबियनवाद ने भूमि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य मूल्यों की पहचान की है। यानी समिष्टवादी का विचार भी इस मान्यता पर आधारित है। समिष्टवाद के अनुसार जो उत्पादन के साधन हैं, यानी साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। तो हमने देखा कि समाजवाद को किस तरीके से एक परिष्कृत के रूप में डिफाइन किया गया। अब समाजवाद और साम्यवाद को लेके बहुत ही भ्रम यानी बना रहता है, तो हम समाजवाद और साम्यवाद में अंतर जान लेते हैं। धन्यवाद।